इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के जो न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड एक वीडियो जानेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को करना है और क्या कुछ आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज के न्यू पैटर्न पे आपसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एग्ज़ाम वगैरह चेंज होता रहता है तो पैटर्न भी चेंज होते रहते हैं। तो रहेगा सब इंग्लिश का ही जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से अरेंज करके दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। तो पैटर्न्स क्या हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसके ऊपर मैं पूरी सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए, ताकि SBI PO का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके, या आगे इस साल जो भी एग्ज़ाम होंगे सब में आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो ये पार्ट 1 होगा। इंग्लिश का जो ये आपका नया पैटर्न जिसे कहा जा रहा है वो दरअसल नया नहीं है। वो जब हम लोगों के जैसे IBPS है, बैंक के एग्ज़ाम के लिए नया है। दरअसल वो पहले से ही पूछा जा रहा है कैट जैसे एग्ज़ाम्स में, जिसे वर्बल या आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट कहा जाता है। उस तरीके का जो आपका कैट का एक पार्ट होता है, उससे आपके ये क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। यहाँ भी मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वहीं से लिए हुए हैं, तो देखिएगा कैसे इनको करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आप एक इस तरह की आप बुक ले लीजिए। हालांकि बुक से रिलेटेड बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि एक वीडियो में बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक बुक की लिस्ट दे दूं बना के वीडियो, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, आप समझ सकें कि आपको क्या पढ़ना चाहिए आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक वीडियो उसका देने का। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आपका जो ऊपर नोटेशन रहता है, आप समझ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन, इसको पढ़ लीजिए क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 sentences. Each sentence has pair of words or phrases that are italicized and highlighted. From the italicized and highlighted word or phrases, select the most appropriate word or phrases from the correct sentence, then choose the best option. मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे हर एक सेंटेंस, आप 4 सेंटेंस दिए रहेंगे और हर एक सेंटेंस में आपको कुछ वर्ड फ्रेजेस दिए रहेंगे जो आपके बोर्ड वगैरह रहेंगे। तो उनमें से चॉइस करके आपको बताना होगा कि उस पूरे सेंटेंस में कौन सा आपका जो वर्ड है या फ्रेज है वो ज़्यादा सुटेबल होगा या जो ज़्यादा सटीक होगा। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, समझ में आएगा आपको। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 4 सेंटेंसेस आपको दिए गए और यहाँ पे देखिए जैसे ये आपका यहाँ भी लूज लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या है, लूज या लॉस ही लिखा हुआ है। तो इनको लेकर के आपको देखना है कि सेंटेंस में आपका ए वाला पार्ट फिट बैठता है या बी वाला, कौन सा आपका एकदम अप्रोप्रिएट रहेगा, ज़्यादा सटीक कौन सा होगा। और इसी तरह आपको यहाँ से ए बी, जैसे यहाँ पे आपका मान लीजिए आता है ए, तो इस यहाँ पे आप समझ लीजिए ए आ रहा है, दूसरे में आ रहा है आपका बी, तो बी आ रहा है। तो इसी तरह लेकर के आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ये बताना होगा कि चारों सेंटेंसेस को लेकर के कौन कौन से आपके सही वर्ड्स आपके फिट बैठे हैं, तो आपको ऑप्शन को चुनना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए बी ये ऐसे आ जाता, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करते, बी वाला, क्योंकि ये बता रहा है ए बी, तो ये आपका सही ऑप्शन होता। तो एक यहाँ पे बेनिफिट भी मिल जाता है आपको कुछ, कि अगर आपने जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, कि अगर मान लीजिए आपका ऊपर से ही 2 बार ए आ जाता, ठीक है, 2 बार ऐसे रिपीट में ए आ जाता, तो आपको और सबको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए तो ए वाला ऑप्शन केवल ऐसा है जिसमें 2 बार ए आया है, बाकी का और कोई ऑप्शन ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं केवल यहीं से इसको टिक कर सकता हूँ। यही है इसकी ट्रिक। ये मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आपको 2 या 3 वर्ड सिमिलर मिल जाते हैं तो आप वहीं से ऑप्शन में जाकर के टिक कर सकते हैं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर वहां पर भी रिपीटिशन होता है तो आपको चारों ऑप्शंस को देखने या चारों सेंटेंस को देखने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपके लिए एक तो ये है कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी दी गई कि हर एक सेंटेंस में आपको देखना है, मतलब एक तरीके का एकदम सिमिलर वर्ड आपको देखने पड़ेंगे और एकदम एग्जैक्ट आपको नॉलेज चाहिए होगी शब्द का, क्या उसका बिहेवियर रहता है, कैसी टोन और किस कंडीशन में उसको यूज किया जाता है। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करिए। ज़्यादातर लोग इसे टाल देते हैं, वोकैबुलरी कुछ नहीं, ग्रामर के आप रूल्स पढ़ लीजिए, वही बहुत है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप वोकैबुलरी को इंप्रूव करिए। जितनी अच्छी वोकैब होगी आपकी, उतनी ही अच्छी आपकी वो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, या फिर जिस भी लैंग्वेज को आपको सीखना है सबसे पहले आपको वोकैब सीखना होगा, तभी आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं।
चलिए इन सब इन्फॉर्मेशंस के बाद हम चलते हैं, देखते हैं कैसे हम सेंटेंसेस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, सेवरल पेजेस ऑफ द बुक हैव कम लूज। ये भी आपका क्या है, लूज है, और ये भी आपका क्या है, लूज है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा या सटीक होगा। तो देखिए जब भी बुक वगैरह की, इस लूज का मतलब आपको पता होना चाहिए। इस लूज का मतलब क्या होता है, ढीला होना। जैसे इसका अपोजिट क्या होगा, टाइट, मतलब एकदम कसा होना। तो यहाँ पे आपका इस लूज का मतलब क्या होगा, ढीला होना। ठीक है, इस लूज का मतलब क्या होगा, इस लूज का मतलब होता है घटाना। ठीक है, किसी चीज को कम करना। तो अगर बुक की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, सेवरल पेजेस ऑफ द बुक हैव कम लूज। बताइए बुक के पेजेस घटेंगे या फिर वो लूज होंगे। तो जाहिर सी बात, इतना कॉमन सेंस आपको होगा कि बुक वगैरह क्या होती है, बाइंडिंग होती है, तो वो उसके पेजेस क्या होते हैं, लूज होते हैं। मतलब जो ए वाला है ये आपका अप्रोप्रिएट होगा, ये वाला आपका सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। तो इसके आप ऐसे, अगर आपकी कॉपी आपने ले रखी है, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन तो ऐसे रहेगी नहीं, तो आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि पहले क्लिक किया गया ए। ओके, फिर क्या है, आई एम। कभी भी इसको अपने दिमाग में सोच के रखिएगा कि सॉल्व किया, अब इसको समझ गया कि ये क्या है, ए वाला इसमें सही है। इसको लिख लीजिएगा ताकि दोबारा रिपीट करके आपको पढ़ना ना पड़े। फिर देखिए दूसरा क्या है, आई एम टोटली अनइंटरेस्टेड या फिर डिसइंटरेस्टेड इन ग्रामर, इट्स बोरिंग। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। टाइम थोड़ा लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी यहाँ पे वोकैबलरी की भी, और यहाँ पे जो सेंटेंसेस यूज होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अनइंटरेस्टेड होगा या फिर डिसइंटरेस्टेड होगा, ये आपको बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करेगा। आई एम टोटली अनइंटरेस्टेड इन ग्रामर या फिर आई एम टोटली डिसइंटरेस्टेड इन ग्रामर, इट्स बोरिंग। देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस को देखिए तो इसका मतलब क्या है, बोरिंग यहाँ पे शब्द आपका जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ग्रामर की बुक पढ़ने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ग्रामर पढ़ने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसको क्या लग रहा है, बोरिंग। जब भी हमको कोई चीज़ इंटरेस्टेड नहीं लगती तो क्या होती है, हमारे लिए बोरिंग होती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट का आपका क्या आएगा, अपोजिट आएगा। तो इंटरेस्ट का अपोजिट क्या होता है, अनइंटरेस्ट या डिसइंटरेस्ट, डिफरेंस है। अनइंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अनइंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एकदम इंटरेस्ट का उल्टा। अनइंटरेस्ट का मतलब जैसे होता है क्या कि आपको किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है, ठीक है, इंटरेस्टेड हैं आप। अनइंटरेस्टेड का मतलब आप बोर हो रहे हैं उस बात से या उस वस्तु से या उस चीज़ से, तो क्या होगा, अनइंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए वाला ही सेंटेंस आएगा, अनइंटरेस्टेड ही आएगा। लेकिन यहाँ पे डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या है, ये भी आप समझ लीजिए। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है जब भी आप किसी भी वस्तु या किसी भी कंडीशन के प्रति ऐसे गौड़ रहे, मतलब उसके प्रति ज़्यादा आप सोचते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, डिसइंटरेस्टेड। मतलब जैसे अगर आप 2-3 साल के छोटे बच्चे को लेकर के बैठ जाइए और उसके सामने आप पॉलिटिक्स की भाषण देने लगिए, तो वो क्या होगा, आप जो भी बोल रहे हैं उसमें क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड होगा। मतलब उसको सही गलत या अच्छे बुरे किसी से कोई मतलब नहीं होगा, आप क्या बोल रहे हैं उसको, उसके समझ से सब कुछ क्या है, बाहर है, वो समझना भी उसे नहीं चाहेगा। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। कभी भी आएगा तो इसी बिहाफ पे आप देखिएगा, अनइंटरेस्टेड आपका इंटरेस्ट का अपोजिट है। इंटरेस्ट का मतलब क्या, किसी भी चीज़ के प्रति प्रभावित होना, लाभान्वित होना, या फिर उसके प्रति एक झुकाव आपका दिखाता है। अनइंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, उसके प्रति दूरी आपको दिखाएगा कि आप बोर हो रहे हैं, वो आप अनिच्छुक हैं उसको करने के। डिसइंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, वो ये बताएगा कि आप क्या है, अनबायस्ड हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट है और ऐसा भी नहीं है कि आपको उसमें कोई अनइंटरेस्ट है, मतलब उससे बोर हो रहे हैं। आप क्या है, अनबायस्ड हैं, एकदम उसके प्रति न्यूट्रल हैं। ठीक है, तो ये है इनके बीच में डिफरेंस। तो लेकिन इसमें कौन सा सही होगा कि अगर बोर हो रहे हैं तो आप, इसका मतलब क्या है, आप अनइंटरेस्टेड हैं, मतलब इसमें भी क्या गया, ए। जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ भी ए आया, यहाँ भी ए आया, तो ईजिली आप ये पिक कर सकते हैं कि इसमें ए वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा, क्योंकि इसी में डबल ए आया है शुरुआत में, और तो किसी में आया नहीं। तो इतने से आपका काम चल जाना है। दिस इज द ट्रिक। ओके, इन केस अगर यहाँ पे और होता, कुछ और होता, जैसे यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ भी आपका ऐसे हो जाता कि यहाँ भी 2 बार ए आया रहता, फिर बी फिर ए, तब आपको यहाँ पे चॉइस नहीं रहती कि आप ए को टिक कर दे, फिर आपको तीसरे वाले में भी जाना पड़ता। तो हम सब यहाँ पे कवर करेंगे। भले ही हमको ये पता चल गया कि पहला वाला सही है, लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का ऑप्शन जानने में इंटरेस्ट नहीं है, हमको हर एक वर्ड का मतलब जानने में इंटरेस्ट होगा, ताकि हम सीख सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा वाला पढ़िए क्या है, ऑलमोस्ट एवरी डिकेड समवन और द अदर कम्स आउट विद द प्रोफेसी या फिर प्रोफेसी दैट द वर्ड इज गोइंग टू एंड। देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे यूज़ किया गया है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज आपको कर देंगे इस तरह का अगर वर्ड यूज़ करेंगे।
प्रोफेसी दोनों में केवल डिफरेंस केवल यहाँ पे एस है और यहाँ पे क्या है सी है, इतने का डिफरेंस है बस, बाकी और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको पता नहीं है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है या कैसे यूज़ किए जाते हैं, फिर आप इजीली क्या करेंगे, इसमें फंस जाएंगे। तो अगर आप इसमें फंस जाइए तो इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे हमारा क्या होता है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है कि मान लीजिए तीसरा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तीसरे में क्या सही होगा, तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इस केस में तो आपको चारों को कंबाइन करके आंसर देना होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको यहाँ भी देखना होगा क्या मतलब होता है इसका। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या मतलब होता है, दोनों में अंतर क्या है। ये जो प्रोफेसी है विथ सी, जिसमें आपका क्या आता है सी आता है, ये आपका नाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है भविष्यवाणी। ओके, भविष्यवाणी मतलब किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में, अगर कोई इवेंट होने वाला है तो उसके बारे में अभी से ही बता देना, वो क्या हो गया, नाउन हो गया, भविष्यवाणी। और ये जो आपका एस के साथ आता है प्रोफेसी विथ एस, इसका मतलब होता है भविष्यवाणी करना, दिस इज अ वर्ब। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, ठीक। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। जैसा हमारा एडवाइस और एडवाइस में होता है, उसमें भी एक में एस होता है, उसमें एक में सी होता है। तो यही आपका डिफरेंस वहां भी होता है, और यही कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, इसमें भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़िए क्या है, ऑलमोस्ट एवरी टिकट समवन और द अदर कम्स आउट विद द प्रोफेसी। अब यहाँ पे किसी के भविष्यवाणी करने की बात नहीं की जा रही, कोई भविष्यवाणी कर रहा है। यहाँ पे बात की जा रही कि हर एक डिकेड में कोई ना कोई लगभग आ जाता है किसी न किसी भविष्यवाणी के साथ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात की जा रही भविष्यवाणी के साथ कोई ना कोई आता है, कि दुनिया खत्म होने वाली इस भविष्यवाणी के साथ कोई ना कोई आपका आ जाता है। किसी के बारे में ये बात नहीं की जा रही कि समवन इज डूइंग प्रोफेसी, मतलब कोई प्रोफेसी कर रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली। यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है, बात की जा रही भविष्यवाणी के साथ कोई आता है, मतलब नाउन की तरह इसका यूज किया गया है। इसलिए कौन सा सेंटेंस आपका आएगा, ए वाला आपका आएगा। तो यहाँ भी आप लिख दीजिए क्या होगा, ए। ओके, फिर हम चलते हैं चौथे पे, क्या है, आई लोथ या फिर आई लोथ। यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए यहाँ पे केवल ई है, यहाँ पे आखिरी में क्या है, ई है, यहाँ पे ई नहीं है। ओके, पढ़ा दोनों को एक तरह जाता है, ठीक है। और स्पेलिंग भी देखिए लगभग आपका बस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों को पढ़ने में थोड़ा तरीका क्या होता है कि यहाँ पे जो टी एच होता है, ये वाला जो टी एच है, जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो ये वाला जो टी एच है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर या काफ़ी ज़्यादा भार के साथ बोला जाता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना बोथ या ग्रोथ, ऐसे, तो उसमें जो टी एच होता है, था होता है, वो काफ़ी जोर दे के बोला जाता है। इसी तरह इसमें जब बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, लोथ। ओके, जबकि यहाँ पे जो ये टी एच है ये काफ़ी सॉफ्टली बोला जाता है, लोथ ऐसे बोला जाएगा, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा, लोथ, इसे लोथ नहीं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोनाउंसिएशन में दोनों के। और अगर मीनिंग की बात की जाए तो इस लोथ का मतलब क्या होता है, अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, आई लोथ या फिर लोथ टू एडमिट दैट आई वॉज टोटली जेलस। मतलब बता रहा है कि मैं एकदम टोटली क्या था, जेलस था। ये एडमिट करते उसे क्या हो सकता है, लोथ हो सकता है, फिर लोथ हो सकता है। तो लोथ का मतलब क्या होता है, अनिच्छुक। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए एकदम अनिच्छुक है, करना ही नहीं चाहता है, तो उसके लिए लोथ का प्रयोग करते हैं, LOATH। लेकिन यहाँ पे वो एडमिट कर रहा है। तो दूसरे लोथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। मतलब उसे ये एडमिट करते हुए बहुत ही घृणा हो रही कि वो क्या था, टोटली जेलस था। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस आपका सटीक होगा, ये वाला। यहाँ पे किसी काम के बारे में बात नहीं की जा रही कि जिसको करने में कोई व्यक्ति अनिच्छुक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडमिट करने की बात की जा रही है जिसके प्रति उसको घृणा है, मतलब वो ये स्वीकार करते हुए उसे बहुत ही घृणा हो रही है कि वो ही वॉज वेरी टोटली जेलस, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा जलन थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस आएगा आपका, प्रॉपर बी वाला आएगा, लोथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी, कौन सा आपका सही होगा, ए वाला सही होगा, तो पहले ही बताया था। और यहाँ पे मैंने सबके अर्थ भी आपको बता दिए हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दूसरे पे आते हैं। क्या है, द फिल्म वॉज बोरिंग एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल इफेक्ट्स और फिर अफेक्ट्स। इफेक्ट और अफेक्ट अंतर केवल ए और ई का है शुरुआत में, ठीक है, और कोई भी अंतर आपको दिखता नहीं है। लेकिन इनके मीनिंग में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आप समझ के रखिए, काफ़ी आपको काम आएगा। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित, ठीक है। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, ठीक है। इफेक्ट का मतलब प्रभावित, अफेक्ट का मतलब प्रभावित करना।
और वैसे भी अगर आप बात करें स्पेशल इफेक्ट की जो फिल्म वगैरह में दिखाए जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो प्रॉपर सेंटेंस होता है वो क्या होता है, स्पेशल इफेक्ट विथ ई, ना कि विथ ए। ठीक है, मीनिंग तो मैंने बता दी, मीनिंग से भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, स्पेशल इफेक्ट। ठीक है, जो प्रभावित करते हो इस तरह के सीन को करना। ठीक है, द फिल्म वॉज बोरिंग एक्सेप्ट द स्पेशल इफेक्ट, मतलब जो कुछ सीन ऐसे आए होंगे जहाँ पे जिसने काफ़ी प्रभावित किया होगा। ठीक है, तो प्रभावित अगर आप करते हैं कुछ तो वो क्या होगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित होंगे तो वो बीमारी आपके सेहत पे क्या डालेगी, अफेक्ट करेगी आपको। ठीक है, प्रभावित करेगी। ठीक है, तो वो आपका अफेक्ट यूज होगा प्रभावित करने के सेंस में। और स्पेशल इफेक्ट जो आपके फिल्म वगैरह में यूज होता है वहाँ पे विथ ई वाला जो इफेक्ट होता है वही यूज होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा, ए वाला आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, सी मस्ट रियलाइज दैट शी इज 18 एंड पास्ट या फिर पास्ट प्लेइंग विथ डॉल्स। पास्ट सही होगा या फिर पास्ट सही होगा प्लेइंग विथ डॉल्स। दोनों का जो यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस के लिए ही आपका यूज़ किया जाता है, लेकिन दोनों के यूजेस में क्या डिफरेंस है आप समझ के रखिए। ये जो आपका पास्ट है ये क्या है, ईडी लगा हुआ है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल है ये पास का। ठीक है, पास का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, जो आपके मूवमेंट को दिखाता है। जैसे आपको पास करते हुए कोई निकलता है, ठीक है, मतलब आपको ओवरटेक कर रहा है, आपके बगल से कोई निकल जाए तो वो क्या होगा, पास कर रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए आपका यूज होता है पास का, और ईडी लग दिया है मतलब पास्ट पार्टिसिपल है। जबकि इस पास्ट का यूज काफ़ी वृहद है, मतलब इसका बहुत जगह यूज किया जाता है। लेकिन एक सेंस में आप देखें तो जब भी आप टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पुराने समय के बारे में बात करेंगे तो हमेशा आप पास्ट का यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि क्या, ओबामा वाज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब क्या थे, पुराने प्रेसिडेंट थे। अभी भी प्रेसिडेंट कोई ना कोई है वहां पे, लेकिन इससे पहले कौन थे, ओबामा थे। तो जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में बात करनी होगी तो हमेशा पास्ट की बात की जाएगी। और यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है। सी मस्ट रियलाइज दैट सी इज 18 एंड पास्ट प्लेइंग विथ डॉल्स, मतलब उसे अब ये महसूस होना चाहिए वो 18 साल की है, पहले वो क्या डॉल से खेला करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, पास्ट का यूज होगा, ना कि पास्ट का। यहाँ पे कोई मूवमेंट बताने की बात नहीं की जा रही, बल्कि एक टाइम फ्रेम को बताने की बात की जा रही है। तो कौन सा सही होगा, इसमें ए वाला आपका सही होगा। यहाँ भी आप ए लगा सकते हैं। ओके, इस आधार पे अगर आप देखिए तो जैसे आपका सी और डी केवल 2 ही बचे हुए हैं, तीसरा आप और खोज लीजिए, बस खत्म। उसके बाद आप समझ सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी ये तो कट गए, ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, केवल 2 के ऑप्शन आपके पास बचे हैं। तीसरा पढ़ते हैं क्या है, सी इज नॉट एनी मोर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑफ ए डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। बहुत ही अच्छा वर्ड है, डिपेंडेंट और डिपेंडेंट का यहाँ पे अंतर काफ़ी कम लोगों को पता होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या होता है, व्हेन यू आर डिपेंडेंट मतलब का क्या है कि आप किसी के ऊपर क्या है, आश्रित हैं या किसी के अधीन है। ठीक है, पराधीन है। जैसे इसी का हम अपोजिट क्या निकालते हैं, इसके आगे आई एन लगा देते हैं तो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसी का अपोजिट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, स्वतंत्र, जब आप किसी के कंट्रोल में नहीं है। डिपेंडेंट का मतलब क्या, आप किसी के अधीन हैं या फिर आप किसी के सपोर्ट के सहारे हैं। ठीक है, किसी पे आश्रित हैं। ठीक, तो वो क्या होता है आपका डिपेंडेंट। ओके, तो आप यहीं से समझ सकते हैं सी इज नॉट एनी मोर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, मतलब अब वो फाइनेंशियली तौर पे या पैसों के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब अपने हस्बैंड के ऊपर आश्रित नहीं है। यहीं से आप समझ सकते हैं कि ए वाला यहाँ पे सही होगा। लेकिन इन केस आपको डिपेंडेंट का मतलब नहीं पता है तो आप आगे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अब आप आगे बढ़िए। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट समझ सकते हैं किसी पर्सन के लिए यूज होगा। ठीक है, जो कि आश्रित होगा, वो पर्सन जो किसी व्यक्ति के ऊपर आश्रित होगा उसके लिए हम यूज करेंगे डिपेंडेंट का। ठीक है, जैसे इस केस में हम कह सकते हैं इससे पहले जब वो अभी फाइनेंशियली डिपेंडेंट अब नहीं है, लेकिन उसके पहले क्या थी, ये क्या थी, सी वॉज डिपेंडेंट। ठीक है, क्या थी, वो आश्रित थी। ठीक, ये किसी पर्सन के लिए यूज होगा जो कि आश्रित होता है किसी पे। मान लीजिए ए क्या है, किसी आप एक कोई पर्सन है और बी क्या है, उसका बेटा है। ठीक है, तो बी क्या होगा, बी अपनी सारी नीड्स के लिए ए पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, मतलब DEPENDENT डिपेंडेंट होगा। ठीक है, और बी ए के ऊपर डिपेंडेंट होगा अपनी सारी जरूरतों के लिए, और बी को कहा क्या जाएगा, बी को कहा जाएगा डिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या है, डिपेंडेंट है मतलब आश्रित है। ठीक, आश्रित, ये आपका डिफरेंस होता है। ओके,
जो भी आश्रित होगा उसके लिए हम डिपेंडेंट का यूज करेंगे, जो उसकी क्रिया है वो क्या होगी, डिपेंडेंट होने की। ओके, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो इसे हम दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि सी इज नॉट अ डिपेंडेंट, क्या वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका क्या होगा, डिपेंडेंट यूज होगा, मतलब ए वाला आपका यूज होगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ट्रिपल ए। और आखिरी में तो बी को चेक करिए चाहे मत करिए, लेकिन इन केस हम यहाँ पे चेक करेंगे। क्या है, सी रेज्ड एन इंटेंट फॉर मोर स्टेशनरी या फिर स्टेशनरी फॉर द ऑफिस, कि उसने क्या रेज किया है, इंटेंट रेज किया है, मतलब ये अपनी मांग या मुद्दा उठाया है किसके लिए, फॉर मोर स्टेशनरी। ये वाला स्टेशनरी होगा, या अब ऑफिस में आप क्या यूज़ करते हैं, स्टेशनरी का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब पेन कॉपी कलम यही सब आपका क्या हो जाएगा, पेंसिल वगैरह। स्टेशनरी मतलब जो आपके लिखने पढ़ने में सहायक वस्तुएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, स्टेशनरी। तो यहाँ पे कौन सा स्टेशनरी की स्पेलिंग सही है, सही तो दोनों है, लेकिन कौन सा स्टेशनरी का मतलब वही होता है जो आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं, पेन और पेंसिल और रबड़ ये सब लेकर के। तो वो आपका कौन सा है, बी वाला। ठीक है, विथ एन ई, यहाँ पे क्या है, एन ए है। ठीक है, यहाँ पे केवल एन ई का डिफरेंस है ए का, बस और कुछ नहीं। इस स्टेशनरी का मतलब होता है, जैसे हम यूज़ करते हैं टर्म स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब स्थिर कक्षा, मतलब कोई वस्तु या व्यक्ति कोई अगर स्थिर है, मूवमेंट में नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी, स्थिर। इस स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, वही जो हमारी सहायक वस्तुएं होती है लिखने पढ़ने में सहायक, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी का। तो कौन सा इसमें सही होगा, बी वाला सही होगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे की। क्या है, द स्टॉर्म रेग्ड या फिर रेग्ड, दोनों को सेम ही पढ़ा जाता है। डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे आपका क्या है, WREAKED, यहाँ पे WREC, और ए का केवल डिफरेंस है स्पेलिंग में। रेक हैवोक अलोंग द कोस्ट, कि स्टॉर्म क्या है कि जो कोस्ट के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे उसने काफ़ी भारी तबाही मचाई, कुछ ऐसा बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा रेक आपका यूज़ होगा, ये वाला या फिर ये वाला। देखिए, रेक हैवोक आपका एक आइटम है, ठीक है, वो एक आइटम है। तो उस आइटम के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे। वहाँ पे आपका क्या यूज़ होता है, WREAKED, रेक्ड हैवोक, ये आपका आइटम है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत भारी तबाही मचाना, एकदम नष्ट कर देना किसी जगह को, किसी वस्तु को। तो आपका क्या सही होगा इसमें, ए वाला सही होगा। आइटम क्या है, रेक हैवोक। केवल रेक का मतलब क्या होता है, अगर मैं बात करूं रेक की, तो रेक ज़्यादातर आपके जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं इनके मलबों या फिर उनके डैमेज से आपका रिलेटेड होता है, या इन कॉमन सेंस इसको भी हम तबाही या डैमेज के साथ यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ये रेक हैवोक एक आइटम है, तो यहाँ पे आपका ए वाला यूज होगा। तो कौन सा सही होगा, ए। सेकंड पढ़ते हैं, क्या है, दो ह्यूमरस हिज रेपेटीज और ऑफन मॉर्डेंट या फिर मॉर्डेंट। यहाँ पे रेपेटीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाजिर जवाबी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हाजिर जवाब होना या हाजिर जवाबी करना। मतलब आप किसी को कुछ बोलिए, किसी के ऊपर कोई व्यंग करिए, कुछ भी करिए, उसका तुरंत आपको उस उलट ही आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि उसके जो रेपेटीज होते हैं उसका जो हाजिर जवाबीपन है वो ह्यूमरस तो है ही, मतलब एक हंसाने वाला है, बट आर ऑफन मॉर्डेंट या फिर मॉर्डेंट, कि कभी कभी क्या होता है, मॉर्डेंट होता है या फिर मॉर्डेंट होता है। दोनों में अंतर क्या है, केवल ई का और ए का, और दोनों का ये अंतर इसमें बहुत बड़ी यहाँ पे क्या दुविधा उत्पन्न करता है, कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए, यहाँ पे आप अंतर अगर नहीं समझते हैं तो गलत करके आएंगे, ये बात तो निश्चित है। देखिए, इस मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, विथ ई जो है ये आपका म्यूजिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, वेरी स्पेसिफिक टर्म फॉर म्यूजिकल नोट्स, तो ये आपका यूज होता है मॉर्डेंट। ओके, जबकि इस मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, ये आपका मॉर्डेंट जो है ये इसी ह्यूमरस रेपेटीज से रिलेटेड होता है। मतलब जब आप किसी के प्रति समझ सकते हैं एकदम चुटीला जोक करें, मतलब चुटीली हाजिर जवाबी करें, मतलब हाजिर जवाबी भी और कहीं ना किसी को थोड़ा सा चुभे भी, तो उस तरह का जो आपका यूज़ होता है वो क्या होता है, मॉर्डेंट का यूज होता है। ठीक है, तीखा कह सकते हैं इसे। ठीक है, कभी कभी कैसा हो जाता है, तीखा, मतलब कभी कभी बुरा भी लग जाए, इस तरीके का हो जाता है। जबकि ये जो आपका ई के साथ टर्म है केवल म्यूजिकल नोट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड टर्म है, तो ये वाला तो नहीं होगा, आपका बी वाला ही होगा। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं बी। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर केवल दो ऑप्शन से देखिए तो आपका सी कट गया, डी कट गया, ई कट गया, केवल ए और बी, बाकी इनमें से कोई ना कोई एक होगा। कौन सा होगा, ये थर्ड वाला डिसाइड कर देगा। एक्सेसरीज या फिर एक्सेस मिनरल्स आर डिसरिगार्डेड बाय पेट्रोलॉजिस्ट वाइल क्लासिफाइंग रॉक्स।
कह रहे हैं कि जो पेट्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, पेट्रोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं हिंदी में प्रस्तर विज्ञानी। प्रस्तर विज्ञानी का मतलब क्या होगा कि ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे विशेषज्ञ जो आपके रॉक्स वगैरह जो भी चट्टान या पहाड़ होते हैं उनके विशेषज्ञ होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जो उनका अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, पेट्रोलॉजी की अगर बात की जाए, यहीं पे आपका जिस्ट नहीं होता, ये वही होता। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है कि वो विज्ञान जिसमें चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो कह रहे हैं कि जब भी पेट्रोलॉजिस्ट किसी भी रॉक्स के क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो वो मिनरल्स को डिसरिगार्ड करते हैं। कौन से मिनरल को, एक्सेसरी मिनरल्स को या फिर एक्सेस मिनरल्स को। तो दोनों में अंतर क्या है समझ के रखिए कि एक्सेसरी का मतलब क्या होता है, सहायक। सहायक का मतलब जैसे आप किसी भी वस्तु में कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर दीजिए जिससे उसकी थोड़ी सी शोभा बढ़ जाए या फिर उसके ऐड होने से कुछ उसका बिहेवियर बदल जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सेसरी। एक्सेस का मतलब क्या होता है, मात्रा में अधिक। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, अगर मैंने आपको मीनिंग बता दी कि पेट्रोलॉजिस्ट किसको आपके इग्नोर कर देंगे, एक्सेसरी को, मतलब जो कि सहायक मिनरल्स होंगे किसी चट्टानों में, मतलब जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे, उनको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है क्लासीफाई रॉक कर, मतलब रॉक का क्लासिफिकेशन करते हुए। क्यों, उनके आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि वो सहायक हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तीसरा वाला, जो तीसरे में पहला वाला ए वाला है वो सही होगा, तो ए वाला। अब इस रिगार्ड पे देख लीजिए कौन सा सही है, ए बी ए। यहाँ पे ए बी बी है, मतलब ये वाला भी गलत, तीसरा वाला आपका यहाँ पे जो पहला है ऑप्शन वो सही हो जाएगा, तीसरा वाला इसमें ए आपका सही है। ठीक है, तो ए बी ए, फिर नेक्स्ट वाला बी होगा। हम पढ़ लेते हैं क्या है, आई होप वी हैव गुड वेदर या फिर वेदर ड्यूरिंग आवर ट्रिप। देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है, हालांकि बहुत छोटा है, बच्चों वाला है, लेकिन यहाँ पे समझ के रखिए ज़्यादातर लोग, कई बार ऐसा भी होता है कि इसको लगा के चले आते हैं, वेदर दोनों को ही पढ़ा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इस वेदर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मौसम, जिसकी बात यहाँ सेंटेंस में कही गई है कि उनको उम्मीद है कि उनकी ट्रिप के दौरान मौसम अच्छा होगा। इस वेदर का मतलब क्या होता है कि जब भी आपके पास दो या अधिक पॉसिबिलिटीज़ हों, उसके बीच में आपको चुनना हो, तो इसके लिए हम वेदर का यूज़ करते हैं। ये आपका वो वेदर का यूज़ होता है। इसके साथ आप इफ़ के साथ यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहाँ पे पैदा ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे कौन सा सही होगा, बी वाला सही होगा। तो देख लीजिए आपका बन गया ए बी ए वाला सही हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फोर्थ पढ़ते हैं क्या है, शी डिड नॉट टुक ओवरली या फिर ओवरटली एट द कस्टमर टिल शी हैड इस्टेब्लिश्ड हर सेल्फ कंफर्टेबली ऑन द चेयर। की मतलब वो कस्टमर की तरफ तब तक नहीं देखती है, कैसे नहीं देखती है, ओवरली या फिर ओवरटली, जब तक वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर ले कंफर्टेबली, चेयर में अच्छी तरीके से बैठ नहीं जाए, तो कैसे वो कस्टमर को नहीं देखती, ओवरली या ओवरटली। देखिए ओवरली का मतलब क्या है, ये ओवर में एल वाई लगा दिया गया है, एडवर्ब बना दिया गया है, इसको कहेंगे ओवरली। ओवर का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, तो वही आपका आगे क्लासिफाई करता है, एडवर्ब बनता है ओवरली। ओवरटली का मतलब क्या होता है, खुलकर। ठीक है, मतलब एकदम खुलेपन से, खुलकर, ओपनली जिसे कहा जाए, या फिर जहाँ पे कोई भी सीक्रेसी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ओवरटली। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा कि वो कस्टमर को अत्यधिक नहीं देखेगी या फिर खुलकर नहीं देखेगी, मतलब एकदम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें बी वाला ही आपका सही होगा, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे बी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब देखिए बी लगाने से ही मुझे पता चल गया ए और बी वाले तो आपके क्या होंगे, गलत ही होने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत ए से हुई है। By persisting in his efforts against failure, he has shown his ability or capacity to persevere। अब देखिए परसर्व का मतलब क्या होता है, दृढ़ बने रहना, मतलब एकदम डटे रहना किसी भी काम के प्रति, चाहे कितने भी आपके फेलियर क्यों ना जाए। तो वही बता रहे हैं कि भाई परसिस्टिंग हिज एफर्ट्स अगेंस्ट फेलियर, कि मतलब फेलियर के प्रति भी वो कैसा था, परसिस्ट कर रहा था अपने एफर्ट्स के साथ। तो जिसकी वजह से वो क्या बता रहे हैं कि ही हैज शोन हिज एबिलिटी और कैपेसिटी टू परसर्व, दृढ़ बने रहने की अपनी एबिलिटी या फिर कैपेसिटी को वो दिखाया उसने। तो बताइए एबिलिटी को उसने दिखाया होगा, कैपेसिटी को। देखिए दोनों टर्म का यूज़ बहुत ही अच्छा होता है। इसी में अगर मैं आपसे कहूँ, आप अंतर करके बताइएगा मुझे, एज अ होमवर्क आप ले सकते हैं, एबिलिटी और कैपाबिलिटी, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप बताइएगा, हिंदी में लिख के बताइएगा, इंग्लिश में लिख के बताइए, कैसे भी, लेकिन खुद से बताइएगा कि एबिलिटी और कैपेबिलिटी में क्या डिफरेंस आपका होता है। यहाँ पे तो कैपेसिटी है। देखिए कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंटेन करना, मतलब इन वॉल्यूम। जैसे आप कह सकते हैं कि आपके पास
या आपके बोतल में 1 लीटर पानी है, तो क्या है, बोतल की कैपेसिटी को दिखाती कि वो बोतल कितना पानी रखने में सक्षम है, उसकी क्षमता कितनी है। जबकि एबिलिटी का मतलब क्या होता है, योग्यता, जो बताएगा कि आप कितने योग्य हैं किसी भी वस्तु किसी काम के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या सही वर्ड यूज होगा कि वो क्या दिखा रहा है, अपनी एबिलिटी टू परसर, मतलब दृढ़ बने रहने की अपनी योग्यता को उसने दिखाया। ठीक है, ये कैपेसिटी नहीं हो सकती, मतलब जो दृढ़ बने रहने की आपकी, दृढ़ बने रहना ये कोई आपकी कैपेसिटी नहीं है, कोई वॉल्यूम में आपकी फिट नहीं होगी, ये आपकी एबिलिटी है। ठीक है, लेकिन एबिलिटी और कैपेबिलिटी में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, आप अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। तो कौन सा सही होगा इसमें, ए वाला सही होगा, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए ए। इस आधार पे आप देख लीजिए ई वाला भी कैंसिल आउट हो गया, सी और डी बचे हैं। द क्लोजर ऑफ द कंपनी इफेक्टेड और अफेक्टेड द वर्कर्स एडवर्सली। अब आपको इफेक्ट और इफेक्ट के बारे में अंतर मैंने पहले ही बता दिया था। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित, और अफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना। तो कंपनी के बंद होने से वर्कर्स का क्या हुआ, वर्कर्स को कंपनी के बंद होने में प्रभावित किया। ठीक है, वर्कर्स प्रभावित नहीं हुए, वर्कर्स को प्रभावित किया कंपनी के बंद होने में, वो भी कैसा, एडवर्सली, मतलब निगेटिव सेंस में, बुरे तरीके से प्रभावित किया। तो कौन सा सेंटेंस में सही होगा, दोनों में से कौन सा एकदम अप्रोप्रिएट होगा, तो बी वाला आपका एकदम सही होगा। यहाँ पे प्रभावित नहीं वर्ड यूज हो रहा है, नाउन की तरह नहीं, अफेक्ट का यूज करेंगे, मतलब प्रभावित किया है कंपनी के बंद होने ने वर्कर्स को। ठीक है, थर्ड वाला है बी वाला आपका सही होगा। तो देख लीजिए बी ए बी, यहाँ पे आपका बी आएगा। बी ए बी किस में है, सी वाले में है, डी वाला भी गलत। ठीक है, कहानी खत्म यहीं से। ओके, फिर भी फोर्थ वाला हम देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ और वेदर आई शुड टेक द कैट दिस ईयर और द नेक्स्ट। मैंने अभी आपको बताया था, इफ और वेदर में ही आपका डिफरेंस अगर पूछा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा आपको। इफ का मतलब क्या होता है, इफ दिखाता है कंडीशन को, मतलब कंडीशनल जब भी सेंटेंस होगा, शर्त जहां पे होगी तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या, इफ का। जबकि वेदर क्या बताता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपके पास कोई 2 या अधिक पॉसिबिलिटीज हो, उनके बीच में आपको चूज करना होता है, तो आप वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, इफ का या फिर वेदर का। इफ का यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे कोई शर्त नहीं, यहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस साल कैट देना है या फिर अगले साल। ठीक है, चूज करना है 2 पॉसिबिलिटीज के बीच में, तो कौन सा यूज करेंगे आप, ये वाला वेदर का यूज करेंगे, बी वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। तो देखिए सी वाला क्या है, बी ए बी बी, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवा क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू साइट और साइट एज मैनी एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल इन योर आंसर। मतलब कह रहे हैं कि आप अपने आंसर्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा अधिक एग्जाम्पल्स को साइट करेंगे उतना ही ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू साइट, SCITE या फिर SITE, कौन सा सही होगा एग्जाम्पल्स के सेंस में। तो देखिए साइट करने का मतलब क्या होता है, इस साइट का मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण देना का मतलब एग्जाम्पल देना। ठीक है, उसको बताना, लिखना, तो यही आपका सही सेंटेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, ए वाला ही सही होगा। जबकि इस साइट का मतलब क्या होता है, जो कि आपका साइट है ये आपका किसी स्थान के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कंपनी वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है साइट का, तो वो वाला आपका साइट है। इसके साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा। साइट जो CIT है इसका मतलब क्या होता है, उदाहरण देना। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह को प्रस्तुत करना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला आपका सही होगा। फिर है ईच बैच इन आवर क्लास इज कंप्राइज्ड और फिर कंपोज्ड ऑफ 25 स्टूडेंट्स और नॉट मोर, कि हमारी जो क्लास है वो क्या है कि 25 या उससे अधिक बच्चों से ज़्यादा वो कंप्राइज नहीं है या फिर कंपोज नहीं है। आप बताइए, कंप्राइज यूज़ करेंगे, कंपोज काफ़ी क्रिटिकल सेंटेंस है, बहुत सारी इसमें कन्फ्यूजन हो सकती हैं और इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में बहुत सारी डिबेट भी पैदा हो सकती हैं। हर एक आदमी आपको इस पे अलग आंसर बता सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर पता है तो आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। तो इसमें आपका क्या होगा, कंप्राइज और कंपोज दोनों के मतलब लगभग एक ही होते हैं, मतलब एज अ होल। ठीक है, एज अ होल के आप किसी पार्ट के बारे में बात करते हैं तो कंप्राइज होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारा भारत देश 29 राज्यों से मिलकर के बना है, तो मतलब क्या है कि हमारी जो कंट्री और कंट्री इज, तो यहाँ पे जब भी ऐसे आता है सेंटेंस, जैसे यहाँ पे ये लिखा है ईच बैच इन आवर क्लास, जैसे हम कह सकते हैं आवर कंट्री, तो यहाँ पे क्या होता है यूज कंप्राइज्ड का। ठीक है, कंप्राइज्ड ऑफ 25 स्टूडेंट्स और नॉट मोर। कंपोज्ड की बात होती तो ये जो 25 स्टूडेंट्स हैं ये वाला जो शब्द है ये आपका पहले आ जाता। ठीक है, 25 स्टूडेंट्स आर कंपोज्ड इन आवर क्लास, ऐसे आपका ये यूज होता है। ठीक है, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर टोटली डिपेंड करता है, दोनों के यूजर्स में ऐसे ही डिफरेंस आपके पैदा हो सकते हैं। तो कौन सा वाला सही होगा, ए वाला आपका ज़्यादा सही होगा, तो ये हम लगाएंगे ए। ओके,
थर्ड देखिए क्या है, परसिस्टेंट क्वेश्चनिंग बाय द लॉयर फेल्ड टू इलिसिट और इलिसिट अ क्लियर आंसर फ्रॉम द एक्यूज्ड। परसिस्टेंट क्वेश्चनिंग मतलब लगातार क्वेश्चन के द्वारा क्या हुआ, बाय द लॉयर, जो लॉयर कर रहे हैं, वकील वगैरह कर रहे हैं, फेल्ड टू इलिसिट अ क्लियर आंसर फ्रॉम द एक्यूज, एक्यूज से एकदम क्लियर आंसर निकालना क्या है, मुश्किल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इलिसिट का यूज होगा या फिर इलिसिट का यूज होगा, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। इलिसिट का मतलब क्या होता है आपका, अवैध या फिर गैर कानूनी। इलिसिट ध्यान रखिएगा, इलिसिट का मतलब क्या होगा, गैर कानूनी या अवैध। इलिसिट का मतलब क्या होगा, ई से जो स्टार्ट है, इसका मतलब होता है किसी भी बात को बाहर लाना। ठीक है, रिवोक करना मतलब बाहर निकालना। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, बात वही की जा रही है कि एक क्लियर आंसर बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है। तो कौन सा आपका सही होगा, ए वाला आपका क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं ए। देखिए ट्रिपल ए आपका आया, कौन सा वाला सही होना है, ए वाला आपका सही होना है। आप समझ तो गए ही होंगे। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या है, द प्रोफेसर कुड इम्प्लाई और इन्फर दैट स्टूडेंट हैड नॉट अंडरस्टूड हिज एक्सप्लेनेशन। कि प्रोफेसर कुड इम्प्लाई और इन्फर, दोनों में से कौन सा सही होगा, आप ये बताइए, इम्प्लाई या इन्फर। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, संकेत करना। इन्फर का मतलब होता है एजुकेटेड गेस कहते हैं। एजुकेटेड गेस का मतलब कह सकते हैं कि एकदम सोच समझ के जब आप कोई बात कहते हैं, कोई गेस करते हैं, तो उसे इन्फर कहा जाता है। एक हमारा स्टेटमेंट और इन्फरेंस भी आता है रीजनिंग के सेक्शन में, आपको अगर ध्यान हो तो उसका मतलब यही होता है कि जैसे आंख बंद करके गेस नहीं किया जा रहा है, जो कंडीशंस है उनको समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, फिर उसके आधार पे आप गेस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, इन्फरेंस होता है। इम्प्लाई का मतलब केवल एक संकेत सा होता है। तो यहाँ पे क्या है, द प्रोफेसर कुड इन्फर दैट या फिर इम्प्लाई दैट द स्टूडेंट हैड नॉट अंडरस्टूड हिज एक्सप्लेनेशन। तो कोई भी प्रोफेसर होगा जो ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स ने उसके एक्सप्लेनेशन को नहीं समझा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर अगर कोई पढ़ाता है आपको, तो उसको देखकर ही समझ में आ जाता है कि आप कितनी बातें समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे। वो ऐसे ही किसी को नहीं कह देता कि आपको नहीं समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, या किसी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक एजुकेटेड गेस की बात होगी, ज़्यादा सही होगा। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें पे वाला हमने लगाया हुआ था, तो ये आपका क्या हो गया, बी वाला सही। तो ट्रिपल ए बी ये आपका सही हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये तो थे 5 सेंटेंसेस। 5 सेंटेंसेस कहने को 5 सेंटेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे 5 गुणे में 4 लगभग 20 सेंटेंसेस की नॉलेज आपको मिली है। और उन 20 में 20 गुणे में 40 शब्दों का आपको ज्ञान यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इस तरह के पार्ट अगर आप और चाहिए आपको तो बताइएगा मुझे, मैं और लेके आऊँगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सारी चीज़ें बताना, ताकि आप खुल करके समझ सकें और कहीं भी आए एग्ज़ाम में, चाहे ये इसी में आए चाहे कहीं भी आए, आपको कम से कम शब्दों का अर्थ और मतलब पता रहेगा कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज़ या कौन सा वर्ड आपका यूज़ होना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में तो बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। लाइक करिएगा वीडियो को, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा, बहुत कम लोगों तक इस तरह की वीडियोज़ पहुँच पाती हैं। तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनको भी इस तरह की वीडियोज़ देखने का मौका मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको स्टडी स्मार्ट का लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।